दोस्तों इतिहास में जब भी सबसे ताकतवर सल्तनतों और हुकूमतों का नाम आएगा तो उसमें सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत मुगलिया का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे 3 बड़े आजमों पर हुकूमत की, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत मुगलिया ने भी हिंदुस्तान जैसे बड़े इलाकों पर सैकड़ों सालों तक हुकूमत की। लेकिन इन दोनों ही सल्तनतों में सबसे अहम किरदार रहा इन दोनों ही सल्तनतों के स्थापकों का, यानी कि सल्तनत के बुनियाद रखने वालों का। दोस्तों मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 में सुल्तान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी, जबकि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के जानशीन उस्मान गाजी ने 1299 ईस्वी में रखी थी। दोस्तों ये वही ताकतवर हुकूमतें थी जिनके रहते दुनिया में किसी में भी इतनी ताकत ना थी कि वो मुसलमानों पर हाथ डाल सके। आज की हमारी ये वीडियो इन्हीं 2 जाबाजों के नाम है जिन्होंने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ बड़ी से बड़ी ताकतों को झुकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के बारे में, कैसे उन्होंने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। दोस्तों बाबर को समझने के लिए हमें 15वीं सदी में जाना होगा, क्योंकि बाबर की कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। बाबर का जन्म सन 1483 में फरगना घाटी में हुआ था। कहा जाता है कि जब बाबर 12 साल के हुए तब उनके पिता उमर शेख की मौत हो गई, जिसके बाद छोटी सी उम्र में ही बाबर पर तख्त ताज संभालने की जिम्मेदारी आ गई। यूं तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पूरी जिंदगी संघर्ष और जंगों से ही भरी रही, लेकिन दोस्तों बाबर के खुद के अनुसार पानीपत की पहली जंग उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और अहम जंग रही। तो वहीं दूसरी तरफ लोधी सल्तनत के सरपरस्ती में हिंदुस्तान काफी मजबूत हुआ करता था। इब्राहिम लोधी की फौज इतनी बड़ी थी कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुआ करते थे। बाबर ये बात बखूबी जानते थे कि ये जंग उनके लिए काफी अहम होगी। इस जंग का नतीजा ये निकलता कि हिंदुस्तान की तारीख में एक नई सल्तनत का आगाज होता, या फिर मुगलों की तारीख हमेशा के लिए खत्म हो जाती। आपको बता दें कि इस जंग में इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की फौज से कहीं ज्यादा थी। इब्राहिम लोधी के पास वेल ट्रेंड हाथी हुआ करते थे जो किसी भी सेना को मैदान से भगाने के लिए काफी थे। लेकिन इब्राहिम लोधी इस बात से अनजान था कि बाबर के पास वो हथियार है जो किसी भी फौज को पल भर में तबाह करने के लिए काफी है। इतिहासकारों की माने तो बाबर की मदद इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने की थी। उस दौर के आधुनिक हथियार, तोप और गोलियों की सप्लाई बाबर को सल्तनत उस्मानिया ने की थी, और इस तरह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी जंग में तोप और गोलियों का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि तोपों और गोलियों से इब्राहिम लोधी के हाथी बेकाबू हो गए और अपनी सेना को कुचलने लगे। वो बाबर की जंगी रणनीतियां ही थी जिसकी वजह से बाबर को पानीपत की पहली जंग में फतेह नसीब हुई, और इस तरह बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने अगले सैकड़ों सालों तक हिंदुस्तान में अजीम और शान तरीके से हुकूमत की। वही दूसरी तरफ बात करें सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान गाजी ने 1299 ईस्वी में रखी थी। हाँ ये बात सच है कि अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान के लिए वो प्लेटफॉर्म जरूर सेट कर दिया था जिससे वो एक सल्तनत की बुनियाद रख सके। ये बात उस दौर की है कि जब चंगेज खान की मंगोली सेना ने दुनिया में हर तरफ तबाही मचा रखी थी। मंगोल जब भी चाहते किसी भी देश पर हमला करके लाशों का अंबार लगा देते, और ऐसे दौर में मंगोलों का मुकाबला करने के लिए जो तलवार उठी वो तलवार अर्तुगरुल गाजी और उनके जानशीन उस्मान गाजी की थी। जिन मंगोलों से दुनिया कांपती थी उन मंगोलों के लिए अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी डर का दूसरा नाम बन गए। इतिहासकारों की माने तो उस्मान गाजी ने मंगोलों से कई लड़ाइयां लड़ी और हमेशा उन्हें शिकस्त दी, और आखिरकार 1299 में उस्मान गाजी ने उस महान सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने अगले सैकड़ों सालों तक 3 बड़े आजमों पर हुकूमत की। मुगल सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया ये वो दौर था कि जब यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं इन दोनों सल्तनतों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।